नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो की शुरुआत भी मैं कल वाली बात से करना चाहता हूँ कि यूपीएससी की जो असली तैयारी है ना, वो मुख्य परीक्षा की ही तैयारी है। और मुख्य परीक्षा की तैयारी आप अच्छी तरीके से तभी कर सकते हैं जब आपको पहले से पता हो कि यूपीएससी कहाँ से प्रश्न पूछती है। और ये चीज़ पता करने के लिए आपको सिलेबस देखना पड़ेगा, और सिर्फ देखना ही नहीं है, आपको उसको अच्छे से समझना है, उसका विश्लेषण करना है, ताकि आप बहुत आसानी से उन टॉपिक्स की पहचान कर सकें कि इस साल यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ मैंने शुरू की है। 4 वीडियोज़ आएंगी, एक आ चुकी है, आज दूसरी वीडियो है, कल तीसरी, परसों चौथी। ठीक है। और इसमें हम जीएस के चारों पेपर्स को अच्छे से समझेंगे। इसके बाद मैं एक पीडीएफ नोट बना रहा हूँ, वो आपको मिल जाएगी, जिसमें मैं बता रहा हूँ, जैसे आपके सामने टॉपिक एक लिखा है, ठीक है, ये वाला। तो टॉपिक नंबर 1 से अब तक कितने प्रश्न पूछे गए हैं, इसी तरफ से, इसी ऐसे ही, मतलब टॉपिक 2, 3, 4, 5 ऐसे उन टॉपिक से अब तक कितने प्रश्न पूछे गए हैं। जब आप उनको समझना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, तब आपको पता चलता है कि यूपीएससी का एक पैटर्न है। ऐसे ही कहीं से मुंह उठा के प्रश्न नहीं आ जाते हैं, उसका एक बाकायदा पैटर्न बना हुआ है, यूपीएससी वहीं से प्रश्न पूछती है। ठीक है जी। लेकिन सबसे जो बेसिक चीज़ है, सबसे ज़रूरी और अनिवार्य चीज़ है, वो ये है कि आप सबसे पहले सिलेबस को समझें। ठीक है। अगर कल वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो सिलेबस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहीं पे मिल जाएगी, और ये वीडियो भी वहीं पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, आने वाली वीडियोस भी। चलिए समझते हैं सेकंड पेपर, जीएस पेपर का सेकंड पेपर हमसे क्या कह रहा है कि हमें क्या पढ़ना है। पहला टॉपिक ध्यान से देखिए, भारतीय संविधान के बारे में आपको पढ़ना है। अब देखिए, भारतीय संविधान पे कई सारी किताबें लिखी गई हैं, ठीक है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है संविधान से। पहला टॉपिक यह है कि ऐतिहासिक आधार क्या है। जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रश्न पूछा गया है, हमारा जो संविधान बना है वो कैसे धीरे धीरे करके डेवलप हुआ है, उसका आधार क्या है। इसके बारे में मैंने प्रीलिम्स के लिए बहुत विस्तार से आपको पढ़ाया था। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी इतने समझदार तो आप होंगे कि मैं जो कह रहा हूँ ये समझ जाएंगे कि संविधान कैसे बना, उसकी शुरुआत कैसे हुई। उसमें भी सब कुछ नहीं पढ़ना, जो मुख्य अधिनियम आए हैं, एक्ट्स आए हैं, वहाँ से प्रश्न पूछती है यूपीएससी। एक चीज़ मैं बताऊँ, बड़ी मज़ेदार बात, जो जीएस का सेकेंड पेपर है और थर्ड पेपर है, यहाँ आप मान के चलिए 95% क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो करेंट अफेयर्स पे आधारित होते हैं। अब संवैधानिक आधार को ही ले लीजिए, तो ज़रूरी नहीं है कि ये संवैधानिक आधार अचानक से कहीं से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ज़्यादातर ऐसा होता है कि देखने में टॉपिक स्टैटिक टाइप का लगता है, लेकिन आखिर यूपीएससी ने यहीं से प्रश्न क्यों पूछे। 15-20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। सामान्य तौर पर 20 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में, तो 20 क्वेश्चन इन कौन कौन टॉपिक से लिए जाएंगे ऐसे नहीं आ जाता, कहीं ना कहीं उसका कोई लिंक रहा है करंट अफेयर से, वैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बात है, उसका विकास कैसे हुआ, हमारे संविधान का विकास में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ा, विशेषताएं क्या हैं, हमारे संविधान की क्या खासियत है। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो एक चैप्टर है, वहाँ आप देखेंगे कि कौन कौन सी बातें शामिल की गई हैं। तो ये चीज़ है। और विशेषताओं पे भी क्वेश्चन तभी आते हैं जो करंट अफेयर में कभी कोई ऐसी बात चर्चा में हो कि संविधान की इस खास विशेषता पर प्रश्न पूछ लिया गया। ठीक है। और संशोधन, कई क्वेश्चंस आए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। जब संविधान में संशोधन होता है, संशोधन का कोई मुद्दा चर्चा में आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा कुछ प्रमुख प्रावधान हमें पढ़ने होते हैं, और बुनियादी संरचना पे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी आए हैं, आगे भी आ सकते हैं, अभी चर्चा में भी है। ठीक है। प्रावधानों में कोई प्रावधान ज़्यादा चर्चा में आ जाता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अभी मैं, घबराइए नहीं, 2022-23 के लिए अभी मैं लिस्ट जारी करूँगा कि यहाँ से इस बार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जैसा मैं अक्सर कर रहा हूँ, जैसे ही एग्ज़ाम होगा मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है जी। तो ये पहला टॉपिक है, आपने समझ लिया। आगे चलते हैं, दूसरा टॉपिक देखिए, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व। पता है हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, हम संघ हैं एक तरह से। तो जो केंद्र सरकार है मोटे तौर पे कहिए, और जो राज्य सरकारें हैं, उनके काम क्या हैं, और इन कामों से संबंधित जो मुद्दे होते हैं ना, उनसे क्वेश्चंस आते हैं, और इनका क्या उत्तरदायित्व है। ये सिर्फ जानकारी के लिए ये बातें सीधे सीधे दिख रही हैं, लेकिन इन चीज़ों से क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, जैसे सरकार का क्या उत्तरदायित्व है। अगर सरकार अपने उत्तरदायित्व का पालन नहीं कर रही है तो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि क्या आपको कोई दिक्कत दिख रही है, यहाँ पे कोई चीज़ ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा
जो संघीय ढांचा है, हमारा जो संघीय ढांचा है, उससे कौन कौन से विषय यानी कौन कौन से इश्यूज जुड़े हुए हैं और उसकी क्या चुनौतियां, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और अक्सर चर्चा में रहती है। ये जो बात है ना, संघीय ढांचे से संबंधित चुनौतियां, ये लगभग हर साल चर्चा में रहती है और यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। और इसमें अगर थोड़ा सा एक स्टेप अंदर जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, इनके बीच शक्तियों को बांट दिया गया है, एक संघ का निर्माण किया गया है और एक तरह से स्वायत्तता दे दी गई है कि भाई आप अपने क्षेत्र में काम करो, आप अपने क्षेत्र में काम करो। लेकिन कभी कभी ओवरलैप हो जाता है, कभी कभी ऐसा दिखता है कि केंद्र सरकार अपनी तरफ से कुछ चीज़ें लादने की कोशिश कर रही है या राज्य सरकारें कुछ आवाज़ उठा रही हैं, तो संघीय मुद्दा चर्चा में आ जाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ। इसका मतलब ये है कि जो पंचायती राज है या नगरीय स्थानीय शासन है, यहाँ पर कैसे शक्तियों का पृथक्करण या शक्तियाँ यहाँ पे कैसे दी गई हैं, क्या क्या उपाय किए गए हैं, कैसे ये काम कर रही हैं और क्या इनकी चुनौतियाँ हैं। यहाँ से क्वेश्चन आए, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। कई बार पंचायतों से क्वेश्चन आ गए हैं, नगरीय प्रशासन से प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये बातें हमको पढ़नी होती हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना इसमें। आगे देखिए, एक और टॉपिक है और यह है तीसरा टॉपिक, ध्यान से देखिएगा। विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थान। मतलब सीधा सा ये है कि आप जब भी कोई संविधान की किताब पढ़ते हैं तो सेपरेशन ऑफ पावर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि कैसे किसको कितना अधिकार दिया गया है, कौन कितना काम कर सकता है और ये कैसे बांटा गया है। ठीक है, इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है और यहीं से विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, कभी कभी केंद्र राज्यों के बीच में, कभी कभी संस्थाओं के बीच में। और इसके लिए क्या तंत्र बनाया गया है, संविधान में क्या उपाय किए गए हैं या कौन से संस्थान स्थापित कर दिए गए ताकि ये विवाद ना हो, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है, ये टॉपिक कह रहा है। इसके बाद एक अगला टॉपिक है और ये सीधा सा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस भी सीधे सीधे पूछे जाते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि ये स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन मज़ेदार बात यह कि स्टैटिक भी तभी पूछा जाएगा जब कोई इस तरह की चर्चा होगी। जैसे कभी कभी चर्चा हो जाती है संसदीय प्रणाली जो हमारी है और जो ब्रिटेन की है, तो वहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो जो हमारी संवैधानिक योजना है, जो हमने संविधान बनाया है और जो दूसरे देशों ने संविधान बनाया है, उनमें तुलना करके देखिए कि हम में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या अंतर है। ख़ास तौर से अगर आप देखें तो दो देशों से तुलना सबसे ज़्यादा की जाती है, एक है अमेरिका और एक है ब्रिटेन। और इसमें भी अगर थोड़ा और नीचे जाएं, एक स्टेप और अंदर, तो आपको पता चलेगा कि अगर हम न्यायपालिका की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं, तो ज़्यादातर तुलना होती है अमेरिका से। अगर हम संसद की बात करते हैं तो तुलना होती है किसके साथ, ब्रिटेन के साथ। और कभी कभी फेडरल स्ट्रक्चर की बात होती है, संघीय व्यवस्था की बात होती है, तो दोबारा से अमेरिका के साथ इसकी तुलना होती है। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लेंगे, काम चल जाएगा। आगे देखिए, पांचवा टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर पॉलिटी की बात करें तो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया कि संसद और जो राज्य विधायिकाएँ हैं, इनके बारे में आप जानिए। खासतौर से अभी देखिए क्या है, संसद की कई सारी समस्याएँ हैं और उन्हीं समस्याओं को इश्यू बना लिया जाता है यूपीएससी के द्वारा, वहीं से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो संसद और राज्य विधायिका के बारे में देखिए, उनकी क्या संरचना है, इसे समझ लीजिए, उनका काम क्या है, कैसे ये काम होता है। कार्य संचालन में आप ध्यान देंगे, समितियों का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत महत्व होता है और समितियों से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे। इनकी शक्तियाँ क्या हैं, संसद की क्या शक्तियाँ, विशेषाधिकारों से प्रश्न पूछे गए हैं, संसद के क्या विशेषाधिकार हैं सामूहिक तौर पर, और जो संसद में सदस्य हैं जिनको आप सांसद कहते हैं, उनके क्या विशेषाधिकार हैं, इससे कौन से विषय जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, इनसे संबंधित इश्यूज़ कौन कौन से हैं, ये पढ़ना है। ठीक है, आगे चलिए, छठवां टॉपिक देखिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब कार्यपालिका में कौन कौन आता है आप देखिए ज़रा, न्यायपालिका को आप समझ ही रहे हैं, तो इनकी संरचना कैसी है, इनका संगठन कैसा है, काम कैसे करते हैं, सरकार के जो मंत्रालय हैं और विभाग हैं इनके बारे में देखिए। सीधा नहीं, एकदम ऐसे नहीं कि ये सरकार के मंत्रालय हैं, इतने सारे मंत्रालय हैं, ये विभाग, ऐसे नहीं। उनका जो काम है, उनसे संबंधित जो मुद्दे हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कुछ दबाव समूह होते हैं, प्रभावक समूह होते हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। औपचारिक या अनौपचारिक जो संघ बन जाते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे किसान संघ बने हुए हैं, बहुत सारे यूनियन बने हुए हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और शासन प्रणाली में इनकी क्या भूमिका है, कैसे सरकार की नीतियों को, सरकार के निर्णयों को ये प्रभावित करते हैं, इनका क्या रोल है लोकतंत्र में, ये सारी चीज़ें हमको समझना है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए,
अभी तक जो बातें मैंने बताई हैं ज़्यादातर ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। और इसीलिए कल मैं कह रहा था, आजकल पैटर्न ऐसा हो गया है कि अगर मुख्य परीक्षा की तैयारी आप नहीं करते, सिर्फ ये सोचते हैं कि पहले प्री निकल जाए तो मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो प्री आप लिख के लीजिए, प्री आपका नहीं निकलेगा। ये कोई भी हो, प्री ऐसे नहीं निकलता। मेंस के लेवल पे जब आप समझते हैं चीज़ों को ना, उसके बाद कई ऐसे प्रश्न आपको दिखेंगे जो समझ में आएंगे बाद में, जब आप मेंस के लिए पढ़े होंगे तब। अदरवाइज 100 में से लगभग 35-40 क्वेश्चन हवा नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा कि पूछा कहाँ से गया। ठीक है ना, तो इस चीज़ को समझिए। आगे चलते हैं, आगे देखिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन अब तक पूछ लिए गए हैं। अधिनियम बने, एक 50 में बना था, एक 51 में बना था, और उसमें कुछ विशेषताएं हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 मिनट। हाँ जी, तो ये जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, इसकी कुछ धाराओं से प्रश्न अब तक पूछे गए हैं। और ऐसे ही नहीं कि कोई भी धारा उठा कर पूछ लिया जाएगा। ख़ास तौर से यहाँ से प्रश्न तब आता है जब चुनाव हो रहा हो और किसी खास मुद्दे पे कोई विवाद हो जाए, कोई इशू सामने आ जाए और वो किसी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की किसी धारा से जुड़ा हुआ है, तो उससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए। अब देखिए, ये भी बढ़िया टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस खूब पूछे गए हैं कि विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति। ध्यान दीजिएगा, अभी इसके अलावा एक और इसी तरह से संबंधित टॉपिक है। ये संवैधानिक पदों की बात कर रहा है टॉपिक, यानी कि संविधान में किसी पद की बात की गई, जैसे निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है ना। तो इन पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व। पहले ही बात कि इन पदों पर नियुक्ति कैसे होती है, किसी खास पर्टिकुलर पद को लेकर पूछ लिया जाएगा। लेकिन ज़्यादातर प्रश्न जो आते हैं वो ये आते हैं कि इस पद पे जो व्यक्ति बैठा है या फिर ये जो पद है, इसका क्या काम है, इसकी शक्तियाँ क्या हैं, ये काम कैसे करेंगे, इनके उत्तरदायित्व क्या है। और एक चीज़ जो यहाँ पे निहित है कि जब हम कोई काम करेंगे, जब हमें कोई शक्ति मिलेगी, तो कहीं ना कहीं पे हमें उस पर बैलेंस बनाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कमियाँ आ जाती हैं, उसको ठीक करना पड़ता है। यानी कि इस पद से संबंधित कुछ चुनौतियाँ भी हो सकती हैं और उन चुनौतियों को ठीक करने की ज़रूरत भी हो सकती है, और वहाँ से प्रश्न बन जाता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ है। आगे देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है, देखिए उसी से संबंधित है ना, सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय। ये सांविधिक का मतलब ये है कि संविधान में कहीं कुछ नहीं लिखा गया इस पद के बारे में, कानून बनाया गया है और कानून के तहत किसी पद को बनाया गया। जैसे मान लीजिए मानवाधिकार आयोग है, ये आयोग बना है संविधान में, इसके लिए कोई बात नहीं है कि संविधान में कोई आर्टिकल दिया गया हो, लेकिन बाकायदा इसके लिए कानून बनाया गया है और उसी कानून के तहत मानवाधिकार आयोग बनाया गया। ठीक है, कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, और कई सारी अर्धन्यायिक निकाय हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, वहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा इस साल जब आप तैयारी कर रहे हैं, ये चीज़ आपको तब पता चलती है जब आप लगातार यूपीएससी के पैटर्न को समझने में लगे रहते हैं और करंट अफेयर से जुड़े रहते हैं। ठीक है जी, अदरवाइज़ आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं। खैर, आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। ये देखिए 10वां टॉपिक क्या कह रहा है, सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। इसको मैं थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट एंड वेरियस सेक्टर्स एंड इशूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये थोड़ा हिंदी वाला टेढ़ा सा था तो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे सरकार कुछ कानून बनाती है और कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें चल रही हैं, उसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत पड़ती है। अब क्या है कि जब मान लीजिए उसके लिए भी कोई कानून बनाएंगे तो वो कानून कैसे बन रहा है, उसमें कौन कौन सी बातें शामिल है, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, उनका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा किसी कानून का, किसी नीति का, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। उससे कौन कौन से मुद्दे निकल के आएंगे, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं। ठीक है, और ये भी आप मोटे तौर पे मान सकते हैं कि करंट अफेयर के रास्ते आप जाएंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि यहाँ से कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। आगे देखिए, ये भी इंटरेस्टिंग है, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग। एक चीज़ मैं बताऊं, जो लोग ये समझते हैं मोटे तौर पे पॉलिटी ही सेकंड पेपर में पूछा जाता है, वो थोड़े नहीं, बिल्कुल गलतफहमी में है। इसमें कई विषय शामिल हैं। एक पॉलिटी है, एक गवर्नेंस है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, अभी हम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। इसके अलावा
इंटरनेशनल रिलेशंस भी हैं, सामाजिक कल्याण भी है, सामाजिक न्याय भी है, ये सारे विषय इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक, आगे देखिए, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग। अब देखिए, गैर सरकारी संगठनों NGOs की बात होती है, स्वयं सहायता समूह जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, विभिन्न समूह और संघ बने हैं, बहुत सारे ट्रस्टी हैं या फिर दानकर्ता हैं। ठीक है, इस तरह के लोग हैं, लोकोपकारी संस्थाएं हैं जो लोक कल्याण के लिए काम कर रही हैं, संस्थागत और अन्य पक्षों की भूमिका। सीधी सी बात है, इसको सरल भाषा में बताऊं तो कहने का मतलब है कि विकास करने में, देश को आगे बढ़ाने में इनकी क्या भूमिका है और इनसे संबंधित क्या दिक्कतें हैं, इनको समझना, और दिक्कतें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो उनका उपाय खोजना, ये सारी चीज़ें आपसे उम्मीद की जाती हैं कि आप समझें। अगर आपको UPSC क्वालिफाई करना है तो ये चीज़ें हमें समझ लेनी है। ठीक है ना, आगे देखिए, 12वां टॉपिक क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए। अब अति संवेदनशील वर्गों में जनजातीय क्षेत्र के लोग भी आ सकते हैं, महिलाएं भी आ सकती हैं, दिव्यांग लोग भी आ सकते हैं। तो इनके लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन कैसा चल रहा है, क्या कुछ रिजल्ट आ रहा है कि बस ऐसे ही, तो उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। और इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा के लिए क्या किया गया है, कई बार अधिनियमों से क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, इनकी रक्षा और बेहतरी के लिए कौन सा तंत्र बनाया गया है, कौन सा कानून बनाया गया है, कौन से संस्थान स्थापित किए गए हैं या निकाय बनाए गए हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया। आगे 13वां टॉपिक है स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र या सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। इसका क्या मतलब है, सीधी सी बात है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या दिक्कतें हैं, सरकार इसके लिए क्या कर रही है, बस ये देख लीजिए। शिक्षा पे नई शिक्षा नीति आई है, तब से इस पे लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। 2020 में कई क्वेश्चन आ गए थे, यहाँ से निबंध में भी आ गया था, GS में भी आ गया था, 2-3 अलग अलग पेपर्स में। ठीक है, जिनका ऑप्शनल था उन्होंने वहाँ भी देख लिया होगा। तो शिक्षा से क्वेश्चन। इसके अलावा मानव संसाधन को आप कैसे और बेहतर बनाएंगे। मानव संसाधन का मतलब आप सीधी सी बात ये समझ लीजिए कि हम इंसान हैं, अगर हम पढ़ लिख लेते हैं तो हमारी क्वालिटी, जीवन की क्वालिटी और बेहतर हो जाती है, यानी कि एक संसाधन के तौर पे हम और बेहतर हो जाते हैं। हम शिक्षित हो गए, हम स्वस्थ हैं, ये सारी चीज़ें मानव संसाधन का ही हिस्सा है। तो उससे संबंधित क्या क्या किया जा रहा है और उससे संबंधित क्या क्या इश्यूज़ हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। ओके, मोटे तौर पे आप कहिए कि सरकार इससे संबंधित क्या क्या योजनाएं लेके आ रही है, कौन कौन सी नीतियाँ लेके आ रही है। आप देखिए, इसके अलावा एक टॉपिक है जहाँ से कई क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। गरीबी से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, भूख से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और अभी फ़िलहाल से कुछ सालों में जब से कोरोना आया है, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक समस्या है गरीबी और भूख, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अभी आगे भी है। पहले भी पूछे जाते थे प्रश्न, लेकिन अब ये मुद्दा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कई सालों में जहाँ तक दुनिया पहुँची थी, कोरोना की वजह से काफ़ी पीछे हम लोग पहुँच गए। अब धीरे धीरे जो देश जितनी क्षमता से आगे बढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज़ इसके असर से निकलना बहुत सारे देशों के लिए बड़ी मुश्किल की बात है। फिलहाल भारत को केंद्र में रखेंगे तब भी ये बड़ी समस्या है, तो इसे समझना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है ना, इसको हम पढ़ेंगे। आगे देखिए, अगला टॉपिक है शासन व्यवस्था, गवर्नेंस से संबंधित सीधा सीधा टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न खूब पूछे गए हैं। क्या है इसमें, पारदर्शिता के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या किया गया है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके रास्ते में क्या दिक्कतें हैं। पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जवाबदेही, इनके जो पक्ष हैं, महत्वपूर्ण पक्ष हैं कि अब मान लीजिए आप ही अधिकारी हैं और आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है, और आप किसी के प्रति उत्तरदायी भी नहीं हैं, किसी को जवाब भी नहीं दे रहे हैं, तो इस बात की चांसेस ज़्यादा हैं कि आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ईमानदार नहीं हैं, मतलब सामान्य सी धारणा है, एक इंसानी क्या कहते हैं, फितरत है। और ख़ास तौर से हमारे यहाँ जो भारत की जो व्यवस्था है प्रशासन की, आप देखिए अगर जवाबदेही ना हो तो अभी कितना ज़्यादा गड़बड़ हो सकता है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, फिर भी भ्रष्टाचार का लेवल आप देख ही सकते हैं। तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। इससे संबंधित जो पक्ष हैं उनके बारे में बात करेंगे। ई गवर्नेंस जो है, ये अभी फ़िलहाल गवर्नेंस का सबसे आप कह सकते हैं क्रांतिकारी रूप है और सबसे बेहतरीन रूप है। हालांकि इसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट है। तो इसके अनुप्रयोग क्या है, इसके कौन कौन से मॉडल्स हैं, सफलताएँ कितनी मिली हैं ई गवर्नेंस में, और इसकी क्या सीमाएँ हैं, क्या लिमिटेशंस हैं और संभावनाएँ भी हैं कि ई गवर्नेंस में हम आगे बढ़ेंगे तो क्या बेहतर हो सकता है।
ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। नागरिक चार्टर के बारे में हमको पढ़ना है, यहाँ से ये सेकंड पेपर में भी है और चौथे पेपर में भी, इथिक्स वाले में भी नागरिक चार्टर हमें पढ़ना होता है। इसके अलावा पारदर्शिता और जवाबदेही तथा संस्थागत एवं अन्य उपाय, इसके बारे में बात करेंगे। आगे देखिए, अगला जो टॉपिक है, मेरे ख्याल से बाहर की थोड़ी सी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से वो लंबा चलेगा। अच्छा लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। देखने में टॉपिक बड़ा ही सीधा सा है, एक लाइन का है, लेकिन इसके बहुत सारे पक्ष हैं कि सिविल सेवा जो है उसका क्या रोल है समाज में, मतलब या फिर लोकतंत्र, पॉलिटिकल अवेयरनेस हो या फिर भ्रष्टाचार को ही एक अलग तरीके से ख़त्म करने की बात हो, अंदर से ख़त्म करने की बात हो, कल्याण अगर करना है समाज का, तो हर तरह से हमको समझना पड़ेगा कि सिविल सेवाओं की क्या भूमिका है लोकतंत्र में। ओके, इसके अलावा IR में आ जाएंगे हम। अब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करेंगे तो एक टॉपिक है भारत और इसके पड़ोसी, इनके क्या संबंध हैं। ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बड़े मज़ेदार आते हैं। पड़ोसी आप देख ही रहे हैं, इधर आसपास जो भी हैं, पाकिस्तान, चाइना, ये श्रीलंका या फिर बांग्लादेश, तो इनके साथ नेपाल भी आप लीजिए, नेपाल भी महत्वपूर्ण, फिलहाल तो मुद्दा तो वही है करंट अफेयर में कुछ सालों से। तो पड़ोसियों के साथ हमारे क्या संबंध हैं और कैसे होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये जो संबंध हैं सिर्फ आप पॉलिटिकल नज़रिए से ना देखें, भौगोलिक संबंध भी है, आर्थिक संबंध भी है, सांस्कृतिक संबंध भी है, सामरिक संबंध भी है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो इसके तहत हम देख लेंगे। पर्यावरण के इश्यूज़ भी साथ साथ हम डील करते हैं, ठीक है। तो ये संबंध कैसे हैं इसको समझना बड़ा ज़रूरी है, और भारत का क्या रोल है इसमें, भारत अपनी तरफ से इसमें क्या कर सकता है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ये आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जाता है यहाँ से। अगला टॉपिक देखिए, इंटरेस्टिंग है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, बहुत सारे समूह बने हैं, द्विपक्षीय समूह भी बने हैं, दो देश साथ में आके कोई समझौता कर लेते हैं। क्षेत्रीय रीजनल समूह है, जैसे मान लीजिए कि बिम्स्टेक ही बना हुआ है, छोटे छोटे आसियान बना हुआ है, क्षेत्रीय समूह बने हैं। और वैश्विक समूह भी बने हैं बड़े स्तर पे, जैसे कि आप UNO ही देख लीजिए, ठीक है, या फिर थोड़ा सा आप देखें G20, G7, इनकी बात करिए। तो ये समूह और भारत से संबंधित या फिर भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, यानी कि इसमें जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं, जो समझौते होते हैं, वो भारत के हितों को कैसे प्रभावित करते हैं, हमारे इंटरेस्ट को कैसे प्रभावित करते हैं, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, IR के जितने भी प्रश्न आए, चाहे 2 आएँ 5 आएँ, वो सारे के सारे करंट अफेयर से प्रभावित होते हैं। इसके लिए अगर आपने कोई किताब पढ़ी है या फिर ख़रीदी है या कोचिंग में आप लंबा समय बिताते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आप बेसिक समझने के लिए आप कर सकते हैं ये सब, लेकिन ध्यान रखिएगा IR के प्रश्न अगर हल करने हैं तो सीधा सीधा आपको करंट अफेयर पर ही ध्यान देना पड़ेगा, यहीं पर निर्भर होना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि आपको बेसिक का समझ होना चाहिए और उसके लिए आप किताबें और लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है जी। आगे देखिए, अगला टॉपिक है भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव। इसको हम अभी रहने देते हैं, ठीक है। बहुत सारे देश हैं, अमेरिका की कुछ नीतियां हम पे असर डालती हैं, रूस की नीतियां हम पे असर डालती हैं, चाइना और पाकिस्तान ने हमारी ज़मीन से उधर से वो कॉरिडोर बना लिया, वहाँ से 2 बार क्वेश्चन पूछ लिए गए, ठीक है। तो इनकी जो नीतियां हैं ये हम पर, भारत पर कैसे असर डाल रही हैं, चाहे वो विकासशील देश है, चाहे विकसित देश है, उसे हमें समझना पड़ेगा। और साथ ही साथ बाकी जो है राजनीति का प्रभाव, वो जो राजनीति कर रहे हैं उसका प्रभाव। एक टॉपिक है प्रवासी भारतीय, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शायद इसकी नोट मैंने दी है या नहीं दी है, लेकिन इसको पढ़ाऊँगा ज़रूर, शायद वीडियो पढ़ी होगी, देख लीजिएगा एक बार। प्रवासी भारतीय, इनका क्या रोल है, इनका क्या प्रभाव है हमारी इकॉनमी पे, हमारी पॉलिसीज़ पर, और हमारी जो संस्कृति है इसको बाहर ले जाने में इनका क्या रोल है, हमारी इकॉनमी को और बड़ा करने में इनका क्या रोल है। ये सारी चीज़ें हमको समझनी है प्रवासी भारतीयों को केंद्र में रखते हुए, ठीक है। ये सिलेबस का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे कि UNO हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल हो गई, संस्थाएं और मंच में जैसे मान लीजिए कि G20 हो गया, उनकी संरचना कैसी है और उनके मैंडेट कैसे हैं। एक तरह से कहें कि आप मोटे तौर पे देखते हैं कि ये जो संगठन बने हैं, जैसे मान लीजिए WTO से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो WTO
क्या किस लिए बना है और क्या कर रहा है, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, ये इस तरह से हम समझ लें। सिक्योरिटी काउंसिल को आप पढ़ेंगे तो आप देखें कि उसका मकसद क्या था, बना कैसे था, अभी तक का सिनेरियो कैसे बदल गया है और उसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हमको समझनी होती है करंट अफेयर को केंद्र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए। तो ये है सिलेबस सेकेंड पेपर का। ठीक है जी, ये बस इसका इंग्लिश वाला हो गया, सेकेंड पेपर का ही हो गया। इसके बाद से थर्ड पेपर, फोर्थ। इसके बाद का जो काम है वो मैं आपको बता दूं कि मैं लिस्ट आपको दिखाऊंगा कि अभी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 2022 वाले, और इसके बहुत सारे टॉपिक्स 2023 के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, तो उनकी लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा। बाद में कुछ अपडेट करके और लिस्ट मैं आपको दूंगा और टॉपिक्स दूंगा, और फिर शुरुआत कर देंगे मेंस के सारे टॉपिक्स कवर करना कोई बड़ी बात नहीं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप पहले समझ लें कि जाना किस दिशा में है। अब मान लीजिए कोई आदमी दौड़े दौड़े बहुत दौड़ रहा है, 4 घंटे तक दौड़ के एकदम पीछे मुड़ के देख रहा है कि वाह हम सबसे आगे आ गए, लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ हो रहा है कि हमको इस दिशा में नहीं दौड़ना था तो क्या कोई मतलब है उसके दौड़ने का? ऐसे ही है, जब आपको पता चल जाता है कि दिशा क्या है ना, तो आप धीरे धीरे भी चलेंगे तो वहीं पहुंचेंगे जहां आपको पहुंचना था। अगर दिशा नहीं पता है तो चाहे कितना भी तेज़ पहुंचिए, आप भटक जाएंगे, वहाँ नहीं पहुंच पाएंगे जहाँ पहुंचना है, जहाँ मंजिल है। इसीलिए आराम से इसको समझिए। सिलेबस आपके सामने है, पीडीएफ नोट, ये चारों वीडियोस बन जाने के बाद पीडीएफ नोट मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा। बाकी प्रीलिम्स की नोट ज़्यादातर चीज़ें तैयार हैं पहले से, अगर आपने नहीं ली है। पीसीएस और यूपीएससी का नोट आपको साथ में दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ एक दूसरे को हेल्प करती हैं। मतलब पीसीएस का कंटेंट कभी कभी यूपीएससी में हेल्प करता है, वो आपके ऊपर है कि अगर आप यूपीएससी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो यूपीएससी वाला मटेरियल पढ़ लीजिए, पीसीएस पर ज़्यादा फोकस करते हैं तो पीसीएस वाला पढ़ लीजिए, और साथ ही में मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, या उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करने से पहले आप जो है वो देख लीजिए, वहीं पर लिंक है वीडियो का, उसे देखेंगे पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसकी पीडीएफ तैयार हो जाएगी तो मैं आपको दे दूंगा, बता दूंगा कैसे मिलेगी। तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।